दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी एक ही कोशिश है कि एज अ ग्रुप हम पूरे भारत के टॉप सीईओज को रिसर्च करके आप तक लेकर आए। और आज एक बहुत ही स्पेशल केस हम आपके सामने लेकर आए, एक ऐसे सीईओ जो बिलोंग करते हैं गुवाहाटी असम से। हाँ दोस्तों, गुवाहाटी असम से रॉयल आवास इस कंपनी के फाउंडर, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, इनके जो मेन फाउंडर, इनके फादर डॉक्टर AK पंसारी, इन्होंने कंपनी शुरू की। और अभी मैं आज आपको मिलाने वाला हूँ मिस्टर सौरभ अंसारी जी से। सौरभ अंसारी जी, स्वागत है आपका हमारी रियल एस्टेट गेम चेंजर इस सीरीज में। थैंक यू आलोक जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। तो जैसे मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, दोस्तों आपका होस्ट, आपको ये बताना चाहता हूँ एज अ रियल एस्टेट कोच, एज अ रियल एस्टेट ट्रेनर, एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, हम पिछले कई साल से इस प्रोजेक्ट पर, इस मिशन पर लगे हुए हैं कि आपके लिए प्रैक्टिकल रियल एस्टेट का नॉलेज इन सीईओज के द्वारा लाया जाए, उन रियल एस्टेट हीरोज, सुपर हीरोज के द्वारा आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए डायरेक्ट, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी सिटी, आपके स्टेट में एक अच्छा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट काम करने के लिए किन चीजों की जरूरत है। जैसा मैंने आपको बताया, रॉयल आवास ग्रुप 2001 में एस्टैब्लिश हुआ। पिछले 21 साल में 28 से ज्यादा बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आसाम गुवाहाटी में कर चुके हैं। इन्हें बेस्ट प्रोजेक्ट इन LIG कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट बाय असम से अवार्ड मिल चुका है। रॉयल आवास तेजपुर रिसीव्स हाईएस्ट रेटिंग इन ग्रीन बिल्डिंग बाय IGBC तेजपुर। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड इनके ग्रुप को मिल चुके हैं। और इस ग्रुप की सबसे स्पेशल चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो रियल एस्टेट का हर ग्रुप अपनी सिटी, अपने स्टेट में लोगों को जरूरत पड़ने पर एक अच्छा सीईओ जरूर हेल्प करता है, लेकिन इन्होंने 1 करोड़ से भी ज्यादा का फंड डोनेट किया है ड्यूरिंग कोरोना वायरस का पेंडेमिक जब चल रहा था, टू फाइट दिस पेंडेमिक सिचुएशन। सो सपोर्टेड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैमिली इन द एंटायर एरिया ऑफ गुवाहाटी एंड असम। ये इनकी बहुत अच्छी बात है। तो सौरभ जी, चलिए शुरू करते हैं रियल एस्टेट गेम चेंजर का ये तूफानी इंटरव्यू, जिसमें मैं आपकी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो सबसे पहला सवाल सौरभ जी मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि एक सीईओ की लाइफ जर्नी कैसे होती है, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, और कैसे रियल एस्टेट में आपकी एंट्री, थोड़ा डिटेल में हमारी ऑडियंस को बताइए। हम बेसिकली हम एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आप जानते हैं मारवाड़ी फैमिली में तो राजस्थान से हम लोग बिलोंग करते हैं, आसाम में सेटल्ड है लास्ट 60-70 ईयर से, दादा पापा परदादा सभी। तो बचपन से हमने बिजनेस को ही देखा है, पेरेंट्स को बिजनेस करते हुए देखा है, और बिजनेस हमारे बोल सकते हैं कि खून में है। तो एक वो उनका रेगुलर लाइफ देखा हुआ है हम लोगों ने, और अपना एक इंस्पिरेशन, अपना एक इंटरेस्ट होता है। तो मेरा इंटरेस्ट इज अकाउंट्स, मार्केटिंग, न्यू क्रिएटिव एरियाज, सो आई वांटेड टू परस्यू माय करियर इन दैट फील्ड। लेटर ऑन धीरे धीरे करके जैसे हम आने लगे और देख ही रहे कि हम लोग इतने साल से, मेरे पेरेंट्स रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, तो वी डेवलप्ड इंटरेस्ट टुवर्ड्स दैट itself, and I have a keen interest in real estate. I want to create inspirational spaces. So in that field, and मेरे अंकल जो है वो CA है, and I would like to correct you here, he's not my father, वो मेरे अंकल है, चाचा है, डॉक्टर AK पंसारी। He's the visionary of our group. So उनको देखते हुए कि CA करें और लोगों से कनेक्ट्स बना है उनका, ये सब करते हैं। मेरा keen interest towards accounts, and he also wanted me to go into chartered accountancy since I was a good student in school. So सभी रहते हैं good student, तो 90-95% तो ऐसे ही आता है। तो उसी तरीके से मैं भी अकाउंट्स की तरफ चल पड़ा। तो भी I did my schooling from DPS in Guwahati, फिर क्राइस्ट कॉलेज गए हम लोग, मैं फाइनेंस BBM किया हूँ, एंड देन वन ऑफ द टॉप 4 ऑडिटर्स बोल सकते हैं EY फर्म में मैं 6-7 months का जॉब किया था, टू नो द ऑर्गेनाइजेशनल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, हाउ डज इट फंक्शन। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई स्टिल ट्राई टू इम्प्लीमेंट some of those learnings here, because our real estate scenario here in Assam or many other places in India, it is very unorganized. Right. So तो वो एक लर्निंग मेरे लिए आज भी मैं एवरीडे इम्प्लीमेंट करता हूँ, कैसे और ऑर्गेनाइज करे, कैसे अपनी टीम को ट्रेन करे। सो देयर आर द एक्सपीरियंसेस बेसिकली। देन आई मूव्ड ऑन एंड आई गॉट बैक टू असम, गुवाहाटी। फिर मैं 7-8 months का कोचिंग करके IPCC, you know, CA is a very rigorous test on your life, right? आप दिन रात लगे रहते हैं, and you don't know where you will head to. Right. So दिन रात लगे रहे और पूरे दिन कोचिंग किए। उस समय वो पैशन था कि पढ़ना है, एंड पूरे दिन 8-9-10 घंटे मेरे को एक वेरी क्रैश कोर्स करना था। मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था। सो क्लासेस तो हो चुके थे सारे, और मुझे 6-7 months में दोनों IPCC के ग्रुप देने थे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग 6 AM आई गो टू द इंस्टीट्यूट,
I see videos every day and come back at 8. This continued for like maybe 8-9 months. And 8-9 months regular duration of my day, regular routine of my day was this. So this was the thing. After that I appeared for IPCC and I did not want to wait much for that because मेरे को कुछ interesting, मेरे को बाहर जाके कुछ learn करना था. I don't want to get into much theoretical and all that. So मैं फिर मेरे friends जा रहे थे SP Jain Institute पे entrance देने के लिए. उनको ये था कि बाहर के जो courses है उसमें apply करें. तो उनके साथ मैं भी चल पड़ा विदाउट नोइंग एनीथिंग कि चलो मस्ती करके आ जाएंगे. तो हम लोग दिल्ली पे एग्जाम देने गए और कुछ प्रिपरेशन के साथ नहीं, बस एंट्रेंस टेस्ट दिए हम लोग. और एंट्रेंस टेस्ट दिए तो हुआ ये, जैसे बहुत जनों के साथ हुआ होगा, शायद आपके साथ भी हुआ होगा, कि मेरे फ्रेंड का सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया. ओके. सो आई देन वेंट फॉर फिजिकल इंटरव्यू इन बैंगलोर एंड वहाँ पे जो भी अपना IIM ग्रेजुएट IIM प्रोफेसर्स थे तो उनके साथ इंटरव्यू एंड आई गॉट सिलेक्टेड. So I then pursued my master's. Till then my IPCC result did not come. So I went to Dubai. It was a 4 months course. Basically it was a 12 months course. 4 महीने Dubai, 4 महीने Singapore, 4 महीने Sydney, and then months of articleship or internship, whatever you call it. So वो करने के लिए मैं गया and it was a very enlightening journey and very too much of learning that I still implement. I got some very good mentors out there, इंस्पिरेशनल फिगर्स आउट देयर. सो दुबई गए और 2-3 महीने में IPCC का रिजल्ट आ गया हमारा और अच्छे मार्क्स के साथ हम पास हो गए. हमें पता ही नहीं था कि हम IPCC क्लियर कर जाएंगे एंड आई वाज डूइंग माय कोर्स. सो 1 year went away. दुबई 4 months, सिंगापुर 4 months एंड सिडनी 4 months. सो दुबई में भी मैं, सिंस आई वाज इनटू रियल एस्टेट, वी हैड टू डू अ रिसर्च पेपर इन एवरी semester basically. Every 4 months is a semester. So Dubai I did with my friends research paper on customer buying behavior in real estate market in Dubai. Okay. So we went to exhibitions, we met some professors out there, we met some clients because आप वहाँ इतना restricted है कि आप societies में ऐसे जाके किसी से interact नहीं कर सकते. So only place where you can go is real estate exhibition and happens at a large scale. You can go and interact with people, right? So वही हमारा basically एक review लेने का तरीका था, research करने का तरीका था. Then we had few points on that कि क्या चीज़ के basis पे आप customer buying behavior हो सकता है. तो we did that research paper and we really liked doing that. Then Sydney गए. Sydney में fun हुआ और कुछ पढ़ाई हुई. Sydney में ये बोल सकते हैं. और सिडनी में फिर अपना रिसर्च पेपर करना था तो हम लोग वहाँ पे मोस्ट फेमस ऑस्ट्रेलियन वाइन्स है, ऑस्ट्रेलियन वाइन्स एंड न्यूजीलैंड वाइन्स का कंपैरिजन के ऊपर हम लोग ने एक टेस्ट किया एंड इट वाज वेरी ओपन देयर कि आप स्कूल यूनिवर्सिटीज में भी व्हेन वी हैड सम गुड इवेंट्स वी द स्कूल एंड कॉलेजेस प्रोवाइडेड अस वाइन एंड ऑल दैट. सो इट वाज वेरी ओपन आउट देयर, गुड कल्चर. सो वी डिड अ रिसर्च पेपर ऑन दैट एज वेल. बहुत इंटरेस्टिंग place tha Sydney. We learned a lot. It is not like we did not learn. We learned a lot from every kind of professors. क्योंकि क्या होता है दुबई सिंगापुर में तो आपको इंडियन प्रोफेसर्स आते हैं इंडिया से, IIM से आते हैं, विजिटिंग फैकल्टीज होते हैं वो लोग, IIM से आते हैं, XLRI से आते हैं, ऐसे करके काफी कॉलेज से आते हैं. और सिडनी में क्या है कि बाहर के विजिटिंग फैकल्टीज नहीं आ सकते. तो वहाँ पे वो एक हमें एक्सपोजर मिला कि हमें वहाँ के टीचर्स, वहाँ बहुत जन से कनेक्ट नहीं हो पाता था. वो उन लोग एक अलग डायमेंशन में बात करते थे, उनका एक अलग पर्सपेक्टिव होता था. as much as we can connect to a Indian professor, we can not connect more to international or global professor क्योंकि उनका लैंग्वेज एंड तरीका अलग होता है समझाने का. सो वहाँ पे अलग टाइप का एक्सपोजर. एंड देन वी हेडेड टू सिंगापुर. सिंगापुर में इट्स लाइक यू नीड टू डू अ रिसर्च पेपर ऑन योर ओन. इट वाज अ इंडिविजुअल रिसर्च पेपर एंड आई डिड अ रिसर्च पेपर ऑन ग्रीन प्राइस प्रीमियम इन सिंगापुर रेसिडेंशियल मार्केट. क्योंकि वहाँ पर आज आप इंडिया में देखोगे कि लास्ट 3-4 इयर्स में ये IGBC, ग्रीन बिल्डिंग्स, इन सब का थोड़ा अवेयरनेस आया है. राइट. बट इफ यू गो टू US, सिंगापुर आई हैव सीन द मोस्ट. सिंगापुर में every building hoarding or every building marketing material
हैज अ टैग कि ये गोल्ड रेटेड है, ये ब्रोंज है, ये सिल्वर रेटेड है, प्लैटिनम रेटेड है, एंड द कस्टमर, द बायर, दे नो कि what's included in the platinum rated. आज तक इंडिया में अभी कस्टमर्स आर नॉट अवेयर, बिल्डर्स आर गेटिंग अवेयर कि हाँ प्लैटिनम रेटेड मतलब मेरे कंपटीटर का अगर प्लैटिनम रेटेड है तो उसका क्या है आज मुझे भी बहुत अच्छे से शायद नहीं मालूम है। तो कस्टमर्स तक पहुंचने में इस चीज को टाइम लगेगा, तो विच वी आर सीइंग इन सिंगापुर लॉन्ग बैक। सो इसी चीज पे मैंने रिसर्च किया एंड प्राइस पॉइंट्स थे बहुत कुछ उसमें, ये था कि प्राइस, क्योंकि इफ यू डू अ ग्रीन प्रोजेक्ट यू नीड टू स्पेंड मोर, देयर इज अ प्राइस प्रीमियम यू नीड फ्रंट। जो बिल्डर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, उनको एक अच्छा प्रीमियम देना पड़ता है ये ग्रीन जो भी मेथड्स उनको इम्प्लीमेंट करने के, बिकॉज इट इज एट अ नेसेंट स्टेज। धीरे धीरे करके जैसे सोलर एनर्जी ये सब कॉमन होते जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इक्विपमेंट्स इजी आते रहेंगे, तो ये चीज आपका बहुत अफोर्डेबल होने लग जाएगा। बट एनीथिंग न्यू एट अ नेसेंट स्टेज विल कॉस्ट यू मोर। सो उसके लिए हमें स्टडी में एक रिजल्ट मिला कि आप मतलब जो हम लोग जितने लोग से बात किए, वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के हेड से हम 3M के ऑफिसेज में गए। 3M इज कंप्लीटली ग्रीन रेटेड, उनका ऑफिसेज सब कुछ, एंड दे हाईली प्रमोट ग्रीन बिल्डिंग। उन लोग सेमिनार्स करते हैं, उनको अपना प्रोडक्ट्स में ग्रीन इंक्लूड करते हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें हमारे रिसर्च पेपर में। एंड आई फाउंड अ कंक्लूजन कि फॉर द अपफ्रंट प्रीमियम टू मेक दिस ग्रीन बिल्डिंग्स कॉमन, डेवलपर एंड कस्टमर बोथ नीड टू शेयर द प्राइस। आप पूरा बर्डन एक क्लाइंट के ऊपर नहीं डाल सकते, आप कुछ बर्डन अपने ऊपर लो एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड कुछ बर्डन आप शेयर करो क्लाइंट के साथ में, which you can explain the client that they will recover the benefits in the future to come. चाहे उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल में रिडक्शन हो, चाहे उनका प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हो, हर एक चीज में वो चीज का इफेक्ट आएगा, and you'll have to make the client understand. So this was basically the journey, and then I came back to my hometown to appear CA finals, but तब तक मेरा माइंड थोड़ा चेंज हो चुका था। मैं उतना जो रिग्रेस पढ़ाई करने के मूड में था पहले 9 से 6, 6 से 9, वो चीज कंप्लीट हो चुका था हमारा। तो आई गॉट अ जॉब इन पिरामल रियल्टी। बेसिकली इट वाज एन इंटर्नशिप दैट आई हैड टू डू फॉर 4 months. ओके, सो पिरामल एंड इन्वेस्टर रिलेशंस में था मैं पहले, उनके हेड ऑफिस में इन्वेस्टर रिलेशंस जो था, तो वो फाइनेंस रिलेटेड था। आफ्टर अ मंथ ऑफ माय थिंग tenure there, I got to know that Piramal Realty is going to start. Mr. Anand Piramal, son of Ajay Piramal, he is going to head the complete organization. So उस समय start होने वाला था, and I pursued the team that I need to get into Piramal Realty and into marketing. So somehow बहुत सारे permutations, combinations के बाद मुझे वहाँ पे लोग ले लिए, और that was the life changing experience for me because इतना कुछ सीखने को मिला वहाँ पे। got to meet the best of architect, वो जो लोग आपका HOK लंदन और ये सब जो बनाते, जो मेरे लिए गुवाहाटी में रह के एक्सपोजर होना was not at all possible for me. And even if I was in Dubai or Singapore, being an outsider, I cannot go and interact with so many people. So that was the experience where they do so many of things, जो मॉडल्स बनाते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं, ड्रोन शूट होता है, किस एंगल से कहाँ से क्या होता है, all that thing, a lot of things. I developed interest in drone. Now I bought a drone and I fly myself. Okay. take construction का updates भेजता हूँ clients को अपने, because this is my passion. तो वहाँ से start हुआ ये चीज। मैं ये चीज से मेरे को थोड़ा मतलब अपना एक आप बोल सकते सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है इन सब चीजों से। तो कहीं ना कहीं से हमें इंस्पिरेशन मिलता है। तो आई गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम एंड लॉट ऑफ एथिक्स। व्हाट इज रियल एस्टेट इंडस्ट्री, उन लोग एक तरीके से ऐसे दिखाते हैं कि मतलब उनका जो एथिक्स है वो कोर एथिक्स जो आपका मैनेजमेंट लेवल से लेके लोअर लेवल तक सबके लिए कम्युनिकेटेड रहता है। कि हमें भी ये कम्युनिकेट किया गया था कि आप अगर वहाँ पर ट्रीज नहीं है, आप ट्रीज प्लांट करके नहीं दिखाएंगे, वहाँ पे फोटोशॉप नहीं करेंगे, आप जो आप एक्चुअल देने वाले हैं वही आप करेंगे। एंड दिस इज व्हाट आई इम्प्लीमेंट हियर एज वेल। आज आप हमारे वेबसाइट पे अगर देखेंगे जाकर तो हमारा जो 3D व्यूज है वो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, एंड अभी जो आप हमारा बिल्डिंग बन गया उसके बाद आप देखेंगे, यू विल बी हार्डली एबल टू मेक a difference. We believe in under promising and over delivering.
एंड 3D व्यूज हम ऐसा बनाते हैं कि 3D व्यूज जो हम दे सके वही बनाए, क्या बात है। एंड दिस केम फ्रॉम देम। सुपर। सो थैंक यू सो मच। ये हमारा जर्नी। आई केम बैक टू गुवाहाटी। फिर हमारा मेरे एल्डर ब्रदर, मैं सीए का कोचिंग कर रहा था, उसमें मेरे एल्डर ब्रदर एक लग्जरी फर्नीचर का रिटेल शॉप करने वाले थे। तो सिंस आई वाज इनटू मार्केटिंग इन पिरामल रियल्टी, आई गॉट सम गुड कनेक्ट्स और गेटिंग ग्राफिक डिजाइन एंड ऑल दैट। सो मैंने लोगो ये सब डिजाइन करे अपने रॉयल लिविंग करके, हमारा एक लग्जरी फर्नीचर रिटेल है, तो उसके लिए हमने डिजाइन करा। एंड देन माय जर्नी स्टार्टेड। आई had very less interest then to complete my chartered accountancy final. Still I appeared for the same but without any preparation. Okay. So उसके बाद मैंने फैमिली को बोल दिया कि मैं और अपीयर नहीं कर पाऊंगा, मुझे इतना रिगरसली मुझे पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा कि मैं 9 से 6 दे पाऊँ, उसके बिना सीए क्लियर नहीं हो सकता। Still in the back of my mind I had a thing कि I have to complete my CA. Whenever I get time, I'll do that. I haven't got time yet. Okay. So that is the thing. And then I started my journey from 2017 with Royal Awas Tejpur. Till then, my parents, my family, basically my dad and my uncle, Dr. A.K. Pansari, and my dad, Mr. Sajid Pansari, they have completed more than 25-26 projects. And they had built a good reputation in real estate market. And their only motive was to deliver projects on time. It was very unorganized when I joined. Okay. We had only maybe 3 to 4 employees, and the selling and everything was done by my parents only. Okay. Overall, it was looked over by accountants. There was no CRM team, no sales team, no handover team, no quality control team, nothing like that. It was very unorganized because at that time, every person seeing this video may be able to relate that एक समय पे ये बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा था, अभी भी बहुत सारे कंपनीज में अनऑर्गेनाइज्ड वे में ही चल रहा है। yes. कि जहाँ एक समय पे जब आप अफोर्डेबल हाउसिंग की बात नहीं करते, जहाँ पे 30-40 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट होता है, देयर इज ओनली लग्जरी प्रोजेक्ट्स, सो देयर आर मोर ऑफ इन्वेस्टर्स नॉट ऑक्यूपायर्स। सो इन्वेस्टर्स आर हु बेसिकली योर ग्रुप, योर फ्रेंड सर्कल, योर कम्युनिटी, एंड सिंस गुवाहाटी इज नॉट अ बिग ऑफ एरिया, सो लोग एक दूसरे को जानते हैं, दे वांटेड टू invest directly to the owners. Investors don't want to talk to the clients, don't want to talk to the employees basically. Right. They have confidence in the management and they directly want to talk to the management. So this was the structure and this was functioning well. It was not like we were not functioning well. We were functioning well, that's why we could complete 26-27 projects. Right. And then when I came in, I saw the scenario. It was all through this Housing for All mission of Pradhan Mantri ji that Royal Awas came in. Pradhan Mantri Awas Yojana had lots of guidelines and all that. We had to have a good team to make people understand, because that time even government was not promoting so much. Right. Here banks were not promoting, banks were unaware कि CLSS होता क्या है, सब्सिडी मिलता कैसे है। 2016-17 में यहाँ पे बैंक्स को भी नहीं मालूम था ना, उनके कोई एम्प्लॉइज को आइडिया था जो क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। So this was a completely new market that we had to develop. And we were the first one to bring up a affordable housing project in Assam. So उस तरीके का publicity करना, वैसा लोगों को explain करना, it took a lot of effort, but we are reaping the benefits till now. Thank you so much for sharing that in detail. तो सौरभ जी, मैं जानना चाहूंगा, रॉयल आवास को हम जितना भी जानते हैं, हमारी टीम जानती है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, बहुत सुंदर से आपकी 3D लग रहा है वेबसाइट पे, और वैसे आपने प्रोजेक्ट डिलीवर भी किए। पर ये हुआ रॉयल आवास जो हमें पता है, हम जानना चाहते हैं रॉयल आवास के बारे में आपसे कि आगे आपके आने वाले कौन से प्रोजेक्ट है, आगे आप क्या करने वाले, वो हमें बताइए। रॉयल आवास के हमने अभी तक पहले तेजपुर से स्टार्ट किया हमने, फिर टायर 2 टायर 3 सिटीज का हम फोकस कर रहे थे। गुवाहाटी इज द वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन असम, इज द कैपिटल। इसके बाद जोरहाट, डिब्रूगढ़, ये सब सिटीज आते हैं, और हम लोग टायर 3 सिटीज में फोकस कर रहे थे। ऑल डेवलपर्स इन असम वे आर फोकसिंग इन गुवाहाटी, वी आर फोकसिंग इन अदर एरियाज। तो हमने तेजपुर किया, बोकाखात, नौगांव, सब टायर 3 सिटीज किया। सिमिलरली कंटिन्यूअसली हम लोग यहाँ गुवाहाटी में भी कर रहे थे। सो अब हम लोग 4 to 5 प्रोजेक्ट्स किए। गुवाहाटी में जब हम लॉन्च किए हमारा प्रोजेक्ट, तो एक ऐसा हमें दृश्य देखने को मिला कि हमारे पास फ्लैट्स है 200-220, लोग सुबह 5 बजे से आकर लाइन लगा कर रखे हैं,
और अच्छा, मोर देन 2000-3000 कस्टमर्स हमारे वेटिंग लिस्ट में थे बिफोर लॉन्चिंग द प्रोजेक्ट, बिफोर क्या बात स्टार्टिंग है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, सुपर सुपर। ड्यूरिंग ऑन द लॉन्चिंग डे। सो दैट इंस्पायर्ड अस अ लॉट। देन वी टुक अ फुल प्लान। फिर हम रॉयल आवास गोरचुक किए, रॉयल आवास बेतकुची किए, दोनों गुवाहाटी में किए, दोनों completely sold out on the launching day. And ओके, we focus on bringing new projects where we implement the feedback of our clients and get new things for the future. High fiber Wi-Fi connectivity, co-working stations, EV charging machines, dedicated car wash area, stretcher lifts and all that. So ये सब हम अपने नए नए प्रोजेक्ट्स में ला रहे हैं। अभी हम रिसेंटली नेक्स्ट मंथ हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं गुवाहाटी में, 500 फ्लैट्स का है वो प्रोजेक्ट। अच्छा, एंड एक हम जोरहाट में एक टाउनशिप लॉन्च करने वाले हैं, दैट इज मे बी द सेकंड सिटी टू गुवाहाटी इन असम। सो दैट इज अ टाउनशिप प्रोजेक्ट। वी आर डूइंग अ फेज 1 ऑफ दैट प्रोजेक्ट नियर अबाउट 250 यूनिट्स इन द नेक्स्ट 2 months. ओके, सुपर So this is सुपर। our plan and that's it. सुपर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतना डिटेल में जो आपको बताया उसमें बहुत सारी चीजें सीखने लायक थी। इनका जो एक्सपीरियंस था सिंगापुर का, ऑस्ट्रेलिया का, दुबई का, जिससे ये बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट रियल एस्टेट के सीख कर आए, देख कर आए और उन्होंने यहाँ इंप्लीमेंट किया। इसी वजह से आपने जो सुना ये सुनने में भी आपको शॉकिंग लगेगा। अभी तक इतने सारे इंटरव्यू हुए लेकिन किसी ने 250 फ्लैट लॉन्च किया और 2000 लोग वेटिंग पे खड़े और डे 1 लॉन्चिंग के दिन, ऐसा आपको एग्जाम्पल कहीं और सुनने नहीं मिला होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगह हो सकता है जहां लोगों को वो चीज मिले जो इसके पहले उन्होंने नहीं एक्सपीरियंस की थी। अगर एक सेपरेट कार वॉश का स्टेशन, ईवी चार्जिंग स्टेशन, या तो फिर लोगों को आईटी, अभी इतना ज्यादा पेंडेमिक के दौरान लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया तो वर्क स्टेशन, ये सब फैसिलिटीज देने का अगर बिल्डर की इच्छा हो तो कितना ऑडियंस आपके पास आ सकता है, उसका जीता जागता एग्जांपल आपको सौरभ जी ने बताया कि कैसे इनके प्रोजेक्ट में डे 1 लॉन्चिंग के दिन अगर ये 250 फ्लैट लॉन्च करते हैं तो 2000 लोग वेटिंग पे होते हैं। यही कारण है एक एथिकल ट्रांसपेरेंट तरीके से रियल एस्टेट का बिजनेस जब आप करते हैं तो आपका ब्रांड नेम बनता है। चलिए, इतना सब करने के पीछे सर आपका इंस्पिरेशन क्या रहा? आपके मेंटर कौन है, आपके इंस्पिरेशन कौन है, किनसे आपने सीखा, किन्हें आप बहुत मानते हैं, थोड़ा हमारी ऑडियंस को वो बताइए। मेरे इंस्पिरेशन मेरे अंकल है डॉक्टर ए के पंसारी। ओके, मैंने उनको बचपन से देखा है कि मेरे डैड से छोटे हैं वो, लेकिन मेरे डैड उनको पिता समान मानते हैं। सो वो हमारे खून में आप पकड़ लीजिए कि, और मैं अपने दादाजी को भी देखा हूँ तो मेरे दादाजी भी मेरे अंकल को बहुत रेस्पेक्ट करते थे, उनकी बात मानते हैं एंड ही डिजर्व्स इट। आज गुवाहाटी में, पूरे असम में उनका जो कनेक्शन है, उनका जो नेटवर्क है और उनका जो हार्ड वर्क करने का जो कैपेसिटी है, दैट इज वे टू मच देन वी कैन इवन इमेजिन। सो वो 5 बजे सुबह आज की डेट में भी ही इज अ वेरी सक्सेसफुल, ही इज रनिंग एन इंस्टीट्यूट, ही इज अ चांसलर ऑफ रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी दैट ही क्रिएटेड हिमसेल्फ। तो वो चीज जब वो कर रहे थे तभी भी लोगों ने उनको बहुत कहा था कि आप मत कीजिए, इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट एंड ऑल, बट ही नेवर लुक्स बैक। सो till now when we have such a big organization, we have team, he wakes up at 5 and sleeps at 11 and continuous efforts and all that. He has written 2 or 3 books and he has met very big personalities. So उनको देखकर एक लगता है कि आप कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाओ, आपको एफर्ट्स कंटिन्यूस डालना होगा, तभी आप जाके एक अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन अटेन कर पाओगे। उनको जरूरत नहीं है आज के दिन ये करने की, लेकिन फिर भी वो करते हैं, फिर भी नया नया चीज सीखते हैं, संस्कृत सीखते हैं, बुक्स लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं न्यूज़पेपर में। दैट इज ही इज अ बिग इंस्पिरेशन टू मी एंड उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ही इज अ सीए, ही इज अ एलएलबी। सो सीए करने का भी इंस्पिरेशन मेरे को उनसे आया और वी डिस्कस अ लॉट। अब वो टैक्सेशन ये सब का नहीं देखते हैं, वो ही इज लेफ्ट हिज प्रैक्टिस लॉन्ग बैक। सो ही कंसल्ट्स मी नाउ कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ही डज नॉट फोकस मच एंड that gives me energy, that keeps me running. Someone who is so educated wants my suggestion and I can help him out and I can guide him. That's the best thing that anyone could have, anyone could feel to keep them running. Right. And आप ऐसे बोलोगे किससे सीखे हो मेंटर, तो हमारे एसपीजेन में कुछ प्रोफेसर है, राजेश श्रीवास्तव, भूमन मुरारियन, इन सब से भी काफी लर्निंग्स मिला है हमें and we implement that and we keep in touch. ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। और मैं तो तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा आपके
फैमिली के इन सभी महानुभावों का, डॉक्टर AK पंसारी जी का, आपके चाचा जी, आपके फादर, जिनसे आपने इंस्पिरेशन लिया और इतना अच्छा ग्रुप, इतनी अच्छी सर्विसेज आप आसाम में दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपकी लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या है? आपका ग्रुप किस लीडरशिप स्ट्रैटेजी पे काम करता है? कैसे डे बाय डे आप अपने बिजनेस को इतना एक्सपांड कर पाओ? और अभी आपने कहा कि आप 500 फ्लैट का भी प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। इतने सारे प्रोजेक्ट्स होने के बाद भी फ्यूचर के इतने सारे प्लान है, तो किस लीडरशिप स्ट्रैटेजी से आप ये सब कर रहे हैं? बेसिकली my personal choice is I set examples by doing actions. मैं जितने टाइम मैं अपनी टीम के साथ रहता हूँ या जो भी है, हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि आप कोई भी जूनियर लेवल का एम्प्लॉय हमारे ऑफिस में नहीं आ सकते, हमसे डिस्कस नहीं कर सकता कुछ भी चीज़। I remain connected to the lowest of my team, to the lowest position of my team and to the topmost person of my team. So even they see that how much hard work do I put in, and accordingly उनको भी ये चीज रहता है कि if he is putting in so much of effort, we should also do that. And they are always, I am always open to their suggestions and I always revert them back, and they also learn from me and I also learn from them. And आप प्रोजेक्ट्स कैसे करते हैं, इतना कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, that is basically not leadership strategy but टेक्निकल नो हाउ। हम लोग सॉफ्टवेयर CRM का डाल रहे हैं, साइट पे टेक्निकल मेथड्स अडॉप्ट कर रहे हैं, नए चीज नए जगह जाके सीखते हैं, वो ही सब चीज को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले लोग फर्स्ट प्रोजेक्ट रॉयल आवास तेजपुर, वहाँ पे सारे एग्रीमेंट्स को बैठ के मैं चेक करता था। एग्रीमेंट्स ड्राफ्ट होते थे, मैं आता, डिमांड नोट मैं बना के भेजता था। तो उन सब चीजों को हटकर फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में हम लोग सीखे कि वी implemented a CRM, we took it from Surat, not from any reference but from online and all that, so that helped us a lot, that is still helping us। वो सॉफ्टवेयर जो हमने यूज किया CRM के लिए, सारा चीज हमारा आसान हो गया। वैसे ही हम लोग अभी अपने साइट पे मटेरियल मैनेजमेंट के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से ऑर्गेनाइज होते गया, टाइम सेव होते गया सबका, टीम का भी, एंड हम लोग और डिसिप्लिन होते गए, लोगों को सही चीज मिलने लगा। सो we managed our time to few more projects. We'll still need to work upon it. Every day we need to work upon it. अभी भी हमें बहुत कुछ करना है, but बहुत कुछ करने के लिए बहुत कुछ ऑर्गेनाइज भी करना है हमें। Right. So we will keep doing it. Super. Thank you so much for telling that. अब एक बात बताइए कि एक CEO की, एक डायरेक्टर की एनर्जी लेवल, उसकी कंपनी की एनर्जी लेवल को डिसाइड करती है कि जितना CEO की एनर्जी हाई होगी वैसे ही टीम काम करेगी, उतनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो आप अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए, दिन भर इतना प्रोडक्टिव रहने के लिए क्या स्पेशल रिचुअल, सक्सेस रिचुअल फॉलो करते हैं? कोई स्पेशल मॉर्निंग रूटीन है या कोई आप लाइफ में बहुत फॉलो, जैसे आपने डॉक्टर AK पंसारी जी के बारे में बताया कि वो आज भी 5 बजे उठते हैं, इतनी सब चीजें करते हैं, तो आपका खुद का रिचुअल क्या है आप जब मैनेज करते हैं? तो वो थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइए। देखिए, हम नेक्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर्स है, मेरे अंदर तो वो इतना ये नहीं, जब काम रहेगा तो मैं जरूर 5:30 उठकर, अगर कुछ ऐसा रहेगा किसी के साथ मीटिंग है, कुछ है, तो आई डेफिनेटली नॉट मिस दैट, एंड आई डोंट नीड टू सेट एन अलार्म टू गेट अप, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट मीटिंग। दिस इज माय पैशन, आई लाइक डूइंग इट। सो उस चीज के लिए मुझे इतना ये नहीं रहता, लेकिन मेरा यही फंडा रहता है कि इफ आई वर्क हार्ड, मैं जितने टाइम रहता हूँ उतने टाइम मैं पूरा देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा पर्सनल लाइफ और मैं घूमना करना ऐसा नहीं पसंद करता हूँ। मैं जब घूमने जाता हूँ, आई स्विच ऑफ माय फोन, ओके, एंड आई कीप दैट मच फेथ ऑन माय टीम दैट दे विल मैनेज, ओके। सो मेरे लिए कि मैं अपना लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर पा रहा हूँ, सिमिलरली मैं जब काम कर रहा हूँ तो काम भी सही तरीके से हो रहा है और अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। आप जैसे मैं आपको शेयर किया कि बिफोर लॉन्चिंग आई गिव माय 100%, 200% कि 360 डिग्री मार्केटिंग किया कैसे जाए। उस प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के पहले जितना फेज रहता है उस फेज में आई एम कंप्लीटली इन्वॉल्व टू इवन सिलेक्टिंग वन होर्डिंग। वी गो एट होर्डिंग साइट एंड वी सिलेक्ट दैट। ऐसा नहीं कि आपके पास प्रेजेंटेशन आया एंड यू सिट ऑन द ऑफिस एंड सिलेक्ट, वो नहीं होता है, साइट पे जाके देख के आते हैं। सो वो सब चीज में इंटरेस्ट है, बोल के हम कर पा रहे हैं। ऑल दिस रिजल्ट्स दैट कम इन, कि आपको लॉन्चिंग डे पे 2000 कस्टमर आ रहे हैं या कस्टमर का आपको अच्छा फीडबैक मिल रहा है, that keeps me running. I don't need anything else. My good feedback from my customer keeps me running, and the results which we see on the launching day, that people are so eager to buy our flat, that trust that they show on us is the most important thing. Right. Thank you so much for sharing that.
ना ये तो बात हुई आपका जो एक इंस्पिरेशन है, आपकी जो एनर्जी लेवल है। आप मैं बात करना चाहूंगा आपकी टीम की, अपनी टीम को इंस्पायर करने के लिए, अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करते हैं? टीम को इंस्पायर करने के लिए हम लोग बहुत ट्राई करते हैं हमेशा, बट माय फोकस इज टुवर्ड्स नॉट टुवर्ड्स मॉनेटरी इंसेंटिव्स। टीम को इंस्पायर करने के लिए आई डू नॉट चूज मॉनेटरी इंसेंटिव्स। आई ट्राई टू गिव देम एक्सपीरियंसेस। मे बी जैसे फर्स्ट इनके फर्स्ट पासपोर्ट मैंने बनवाए, इनको फर्स्ट हॉलीडे ट्रिप पे, इंटरनेशनल हॉलीडे ट्रिप पे मैंने भेजा हमारी टीम को। So that will remain in their minds forever, even if they are not with us, they are with some better organization. So still they will keep in mind कि पासपोर्ट में जो उनका फर्स्ट स्टैंप लगा, that was in रॉयल ग्रुप। So वैसा ही इंस्पिरेशनल एक्सपीरियंस, चाहे हमारा लॉन्चिंग हो, तो लॉन्चिंग होने के बाद में जो टीम बाहर से आती है, हमारे इन हाउस टीम ही है, अलग अलग लोकेशंस पे सब टीम एक साइड पे आ जाती है जो, तो इन सबको जैसे बेस्ट ऑफ द 5 स्टार होटल में इनको रुकवाना, इनको बेस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स में खाना खिलाना, न्यू ईयर में बाहर भेजना, तो इन सब चीजों को लेकर इंस्पिरेशनल देने की ट्राई करते हैं। 100% तो आपको नहीं मिलेगा जो आप देते हैं, लेकिन मैं कभी भी मॉनेटरी इंसेंटिव्स को आई डू नॉट पे फोकस ऑन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। आई नेवर गिव, वी नेवर हैव दैट लॉजिक ऑफ पेइंग पर फ्लैट कि आप एक फ्लैट बेचो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, या महीने में 4 फ्लैट सेल होगा तो इतना इंसेंटिव मिलेगा। वी डू नॉट कीप दैट मेथड। So our complete inspiration to our team is non-monetary incentives. Thank you. मैं जानता हूं कि हमारी ऑडियंस भी बहुत एंजॉय कर रही होगी, क्योंकि पहली बात थोड़ा यूनिक आंसर्स, बहुत सारी अलग अलग चीजें इस इंटरव्यू से सीखने मिल रही है। वैसे तो हर इंटरव्यू अपने आप में स्पेशल है, लेकिन जो आसाम गुवाहाटी में आप चीजें फॉलो कर रहे हैं और जो इंटरनेशनल नॉलेज बेस आप लेकर आए, उसके वजह से आप जो कर पा रहे हैं वो अपने आप में बहुत कमेंडेबल है। अपनी टीम को इंटरनेशनली लेकर टूर पर लेकर जाना, पहला पासपोर्ट उनका बनवाना और पासपोर्ट में पहली एंट्री आपके ग्रुप की वजह से होना, और उनका बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना, ये सब एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज है जो आने वाले रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, जो हमारा मेन मिशन है कि आने वाले 10 साल में कम से कम 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर ट्रेन हो सके, कोच हो सके, और एक बहुत अच्छे रियल एस्टेट की एक ऐसी कम्युनिटी का निर्माण हो सके जिसमें बहुत एथिकल तरीके से लोगों को उनके पैसों के बदले एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिले, उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा हो। रियल एस्टेट में बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज भी आ जाते हैं, ऐसे ग्लोबल इश्यूज के साथ आप कैसे डील करते हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होती है, थोड़ा वो बताइए। कभी पैंडेमिक आ जाता है, कभी कोई नेशनल लेवल पे कोई लॉ आ जाता है, मान लीजिए रियल एस्टेट रेगुलेटर रेरा आ गया, कभी जीएसटी या कैश बंदी आ जाती है, तो इन सब चीजों से आपने कैसे डील की, वो थोड़ा हमें बताइए। करेक्ट। तो जैसे हमने शेयर किया था कि हम, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट रॉयल आवास तेजपुर में स्टार्ट किया था, हेड किया था। सो दैट टाइम इट वाज वैट सर्विस टैक्स, एंड टिल द टाइम वी अंडरस्टूड एवरीथिंग, within a year time during the construction period, उसी समय पे जीएसटी अनाउंसमेंट हो गया, जीएसटी आ गया, एंड यू नो दैट टाइम देयर वाज लॉट ऑफ सर्कुलेशन इन द मीडिया कि इनपुट कॉस्ट जो आपका जीएसटी का इनपुट आ रहा है, दैट यू विल हैव टू पास ऑन टू द क्लाइंट्स, राइट, इनपुट बेनिफिट को पास ऑन करना, बट देयर वाज नो मेथड टू डू दैट, राइट, इट वाज कंप्लीटली ग्रे एरिया। इवन इफ यू पास ऑन 100 रुपीस पर स्क्वायर फीट और 5% और 2% और 3%, there is no calculation method. So आप कभी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे वो चीज को। तो हमने एक स्टर्न डिसीजन लिया कि हम कैसे इस चीज को गो हेड करेंगे, और हमने वो डिसीजन पे कायम रहे, चाहे कोई क्लाइंट कुछ कहे कुछ ना कहे। हमने डायरेक्ट एक मेथड एस्टेब्लिश किया हमारे और क्लाइंट के बीच में। किसी क्लाइंट को कोई इशू होता था इस चीज को लेके, कोई जीएसटी को लेकर कोई इशू होता था, दे वुड हैव डायरेक्ट कांटेक्ट विद मी rather than getting in touch with my sales team or any other CA, क्योंकि उस समय तक ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को इतना नॉलेज था जीएसटी के बारे में, ना किसी को और को नॉलेज था, एंड आई गॉट अपडेटेड मच बिफोर जीएसटी एक्चुअली गॉट इम्प्लीमेंटेड, एंड मैंने जीएसटी के कोर्स किए, अपडेट हो गया पूरा। मैं रियल एस्टेट का जितना नोटिफिकेशन आता था, आई हैड कंप्लीट नो हाउ, सो आई एडवाइज माय क्लाइंट्स एंड आई आस्क देम कि आपका जो भी सीए है आप उनको बोलो मेरे साथ बात करें, अगर आपको टेक्निकल नहीं समझ में आ रहे तो आप उनको बोलिए, मैं उनको समझाऊंगा। सो दैट वाज द मेथड दैट वी यूज्ड। You'll have to be flexible, you'll have to be customer centric, that's the thing. So that was the GST thing. RERA came into play, we knew that RERA was going to come, so before that coming into play we were prepared. हमने अपना एग्रीमेंट पहले से ही वैसे ड्राफ्ट करके रखा था। We were the first one in Assam to put everything, carpet area as per RERA, balcony as per RERA, आपका सुपर बिल्ट अप एरिया, एंड वी जस्ट
गिव अ प्राइस कि ये प्राइस का 11 लाख रुपीस फ्लैट का प्राइस है, ये 15 लाख रुपीस फ्लैट का प्राइस है, नो पर स्क्वायर फीट रेट। ओके, क्लियर ट्रांसपेरेंसी की ये एरिया है, नो पर स्क्वायर फीट रेट। सो वी वर प्रिपेयर्ड मच बिफोर रेरा केम इनटू आवर एंड वी वर द फर्स्ट वंस टू अप्लाई फॉर रेरा। ओके, because we had all the documentation in our hand and तब मैंने एक challenge face किया। I would just like to share one experience that is a very interesting thing and it also inspired me a lot। रेरा में जो कारपेट एरिया का डेफिनेशन था एंड PMAY के गाइडलाइंस में जो कारपेट एरिया का डेफिनेशन था, both were different। राइट, रेरा said carpet area does not include your internal walls, राइट, whereas PMAY said कि आपका जितना भी कारपेट एरिया अंदर के है वो excluding walls आपका include होगा। And RERA में balcony area was separate, so both the carpet area definition did not match। And since it was a PMAY project and we had to apply for RERA and our agreement was supposed to be as per RERA, right, we were in a dilemma and most of the developers were in a dilemma कि क्या करना चाहिए। So I out of nowhere wrote to PM। ओके, PM के वेबसाइट पे मैंने लिखा ये सब सारे जो भी गाइडलाइंस है दोनों को लिखा और प्रॉब्लम जो हम लोग फेस कर रहे थे वो दिया। कुछ एक हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद मेरे पास वहां से दिल्ली से मेल आया कि मिस्टर अश्विनी कुमार और समन विल लुक इनटू योर केस, वी हैव फॉरवर्डेड हिम द केस। सो उनसे कॉल आया, दे अंडरस्टूड द केस, दे स्पोक टू मी, दे अंडरस्टूड द केस। आफ्टर अ मंथ और सो देयर वाज अ नोटिफिकेशन व्हिच वाज पब्लिश्ड कि रेरा का डेफिनेशन के हिसाब से PMAY के गाइडलाइन में चेंजेस कर दिया गया। नाउ कारपेट एरिया एज पर PMAY इज दिस एंड आई गॉट अ लेटर फ्रॉम द PM ऑफिस फ्रॉम हाउसिंग मिनिस्ट्री दैट योर रिक्वेस्टेड सजेशंस हैज बीन डन एंड हेंस विद carpet area definition has been changed। So that inspired me a lot। Small effort can make a big change। yes, So you'll have to think out of box। yes, And yes. So I COVID-19 think pandemic, you all know, it was basically all shut down, right? तो उस समय पे आप जहां आप एक एडिट स्टेप पे हो, आप फर्दर स्टेप पे हो, then you are on an advantage। So we were already all teched up। हमारा पूरा CRM का सॉफ्टवेयर में था। No one needs to go to the office, they can sit in their home, see the mobile phone and see what flats are booked, what are not booked, किनका पेमेंट ड्यू है, किनका नहीं है, सब कुछ वो खुद से कर सकते। Just that there were some physical interactions का issue, but we were prepared। All our documentation before, even if we know कि Corona is going to hit us, right, we had a system कि whatever document you give to the client, you upload on his file online। right, So each and every document was uploaded online। okay, ये नहीं था कि आपको ऑफिस जाके अपलोड करना है। So we were prepared, मतलब somehow we were prepared, we were lucky in that। हमारे पास CRM था, everything था, that helped us a lot। We were able to answer queries online। We even sold many flats in COVID period, during the complete lockdown period, online, okay, just advising okay, customers। So we were prepared for that, but it was a challenge। We faced it, we overcame it, and during the Corona period, we took a stern challenge that we launched a new project in October 2021, October 2020, when the Corona was at the peak. Basically, first phase had gone। Our project was supposed to be launched during the first phase, but we launched it in October 2020, and it was 350 flats project। The flats were sold out within a month, within 30 days, all the 350 flats during the Corona period। So this inspired other developers also to launch projects during this, because all were hesitant in launching their projects। So after seeing us that we could launch and we could sell all the flats, everyone came into action। They also started launching their projects after that। okay, So एक action आप लो and there are several reactions to it and you get what you want। thank you We'll have to so be much for flexible। sharing that। थैंक यू, थैंक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट उन क्वेश्चंस के आंसर कवर करते हैं जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है। कोई बुक का नाम आप शेयर करना चाहेंगे जिस बुक ने आपको बहुत इंस्पायर किया, अदर देन द नॉर्मल फॉर्मल स्टडीज ऑफ आवर्स? It's not real estate related, but yeah, any book, my any professor from SPG, he wrote a book, New Way of Doing Business। oh super, that is one of the book। and कुछ synopsis मैं good to great के book से लिया हूँ और something from भागवत गीता also, जो भी जैसे गौर गोपाल प्रभु है या इनके मैं सुनते रहता हूँ ऑडियो बुक्स जो भी होते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर दैट।
थैंक यू। एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी तो आपने वैसे ही शेयर कर दी है, जो आपने एक लेटर लिखा हमारी मिनिस्ट्री को और उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, तो वो एक आपकी लाइफ की इंस्पिरेशनल फैक्ट स्टोरी जो आपके साथ हुई, वो हम हमारी ऑडियंस के लिए वैसे भी बहुत एक प्रेरणादायक है। आगे बढ़ेंगे, कोर टेक्निकल डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे रियल एस्टेट के। मार्केटिंग का क्या रोल है रियल एस्टेट में, और आप अभी मार्केटिंग कैसे करते हैं? मार्केटिंग हमारा बेसिकली वी फोकस ऑन 360 डिग्री मार्केटिंग टू गिविंग अ कस्टमर एक्सपीरियंस ऑन साइट एंड ऑफ साइट। आज आप नागपुर बैठ के हमारा वेबसाइट खोलेंगे तो वी ट्राई टू सिंप्लीफाई एज मच एज वी कैन। ओके, आप बहुत लोग डेस्कटॉप पे खोलते हैं, मोबाइल पे भी आप खोले तो आपको हर वो चीज मिले जो आपको जानना हो और इजीली मिले। तो हम वो चीज पे फोकस करते हैं। ऑफ साइट मार्केटिंग हम उसको भी कंसिडर करते हैं। हम एरियल टूर्स कराते हैं, फ्लैट्स का लोकेशन का। आज आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कोई प्रोजेक्ट देखना है तो आप उसका एरियल टूर पे क्लिक करो, आपके लोकेशन का पूरा जो एक्चुअल लोकेशन है उसका एरियल टूर 360 डिग्री कराते हैं, तो वो तक लोगों को जाता है। बिफोर लॉन्चिंग वी डू ऑल काइंड्स ऑफ मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में गूगल एड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फिर आप डिजिटल मीडिया जितने पोर्टल्स हो गए आजकल उसमें न्यूज़पेपर, रेडियो, कोडिंग्स, एवरीथिंग। So and that is completely looked over by me. Since I have keen interest in marketing, I do it. And when I came, basically when I joined, there was no digital marketing firm here. उस समय पे डिजिटल मार्केटिंग लोग जानते भी नहीं थे ज़्यादा, गुवाहाटी में तो बिल्कुल भी नहीं। 2016-17 की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमारे कोर्स में हमारे एक प्रोफेसर ने सिंगापुर में हमें कुछ गूगल एड्स सब के बारे में बताया था। That helped me to start Google Ads. Still, I set my budget on Google Ads and Facebook Ads. Okay. And I know how to set keywords, how to do remarketing, how to do everything. So I personally look over it कि जो भी कर रहा है बंदा, जो भी उसको मैनेज कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, and I could give guidance to them. So we completely focus on giving a this. मैं अपने सेल्स टीम को ये समझाता हूँ कि आप जो क्लाइंट्स को अपने बेच रहे हो, वो आप यही सोच के भेजिए, you are selling a good product, it is good for them. And it is not that you are selling something else and you are taking amount for something else. So आप जो हम बेच रहे हैं वो एकदम सही प्रोडक्ट है, वो उनके लिए बेस्ट है, वो इंटेंशन से आप उनको सेल करो। It's not like we need to influence someone or manipulate someone. Right. So मार्केटिंग, इन सब चीजों से एक मार्केटिंग का रोल हमारा बनता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सेल्स की। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, एक बैकबोन माना जाता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। आपका सेल्स का मॉडल कैसा है? क्या आपके एम्प्लॉइज आपके लिए सेल करते हैं? क्या आपके चैनल पार्टनर आपके लिए सेल करते हैं? कि हाइब्रिड मॉडल आप यूज करते हैं जिसमें एम्प्लॉय और चैनल पार्टनर दोनों काम करते हैं? थोड़ा वो बताइए। हम अपने सिर्फ एम्प्लॉइज हमारे सेल करते हैं यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ पर रियल एस्टेट में आसाम में आपको सेल्स टीम आपको हायर करना है विद बैकग्राउंड ऑफ रियल एस्टेट, इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड था, देयर इज नॉट टू मेनी कंपनीज व्हिच हैव देयर गुड सेल्स टीम, दे बेसिकली गिव टू एजेंट्स टू सेल देयर प्रोजेक्ट्स। सो आपको एक टीम डेवलप करना पड़ता है, एंड वी हैव डेवलप्ड अ टीम इन द लास्ट 5 years एंड वी स्टिल ट्राई रिक्रूटिंग पीपल एंड ट्रेनिंग देम। सो वही करते हैं, लेकिन उनका कोई ऐसा मोटिवेशन ऐसा नहीं रहता है कि पर फ्लैट पे आपको ये प्राइस सेल करने से आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। और ना हम लोग आउटसाइडर को अलाउ करते हैं कि आपको कोई इंसेंटिव बेस्ड फ्लैट सेल करने के लिए। दैट इज बिकॉज वी डोंट वांट टू डाइल्यूट आवर प्रोजेक्ट। राइट। जो कम्युनिकेशन है वो हमारे टीम से ही हो। राइट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं अलग अलग सिटी में अलग अलग तरीके से लोगों का सेल्स मॉडल काम करता है। मेट्रो सिटीज में अलग होता है, टियर 2 में अलग, टियर 3 में अलग। तो उसी तरीके से जैसा कि सौरभ सर ने बताया कि इनके यहाँ पर चैनल पार्टनर का सिस्टम ज्यादा वर्क नहीं करता है, इनके खुद के एम्प्लॉयज है जो सेल करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। रोल ऑफ मैनेजमेंट रियल एस्टेट में क्या है और आपको क्या लगता है, और आप लोग कैसे इसे हैंडल करते हैं? रोल ऑफ मैनेजमेंट शुड बी बेसिकली लाइक एन एम्प्लॉय रियल एस्टेट में। आप अगर मैनेजमेंट बन के आप रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन चलाओगे, मतलब just sitting on the chair and giving orders, I don't feel you can run a very successful organization in Assam. Maybe outside Assam you can do that, but यहाँ पर आपको खुद को overlook करना पड़ेगा. You need to be involved in everyday activities. You need to know what is going on basically. Right. And your team should be comfortable reaching out to you. Okay. Be it anything, be it smallest of the issues. आपकी टीम को इस चीज का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि
मैं ये चीज सर से पूछूं या नहीं पूछूं, मैं ये सर से डिस्कस करूं या ना करूं, बी इट इनकम टैक्स रिलेटेड, बी इट कस्टमर क्वेरीज रिलेटेड, बी इट आफ्टर पोस्ट हैंडओवर रिलेटेड, or be it any construction related. And it is not like very small topics or something of concern, but you need to be completely involved in everyday life of your real estate organization. Only then you can give your ethos and values to the new people in the organization, and your team can learn from you and the ethos of your group. Basically being customer centric and all that. If you do not focus on that, you will somewhere run out. Thank you so much for sharing that. आसाम के मार्केट में, गुवाहाटी के मार्केट में रियल एस्टेट में काम करने के एडवांटेजेस क्या है, थोड़ा हमें ये लोकल इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए. बेसिकली द डिमांड साइड अगर आप देखोगे तो डिमांड काफी अच्छा है. आप अगर मेट्रो सिटीज में देखोगे तो देयर इज लॉट ऑफ सप्लाई एंड लेस डिमांड. बट यहाँ पर अभी ये है कि आप गुवाहाटी जैसे एरिया में देखोगे एक सेगमेंट में देयर इज ह्यूज डिमांड. आपके पास लैंड पार्सल्स नहीं है, यहाँ पे बहुत जल्दी से कोई लैंड पार्सल नहीं ले सकता है. एंड राइट नाउ फॉर एन अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर टू कम इन इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज देयर आर सो मच ऑफ कंप्लायंसेस दैट यू नीड टू डू. एक अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर नहीं आ सकता. सो यू हैव दैट एडवांटेज व्हेन यू हैव अ गुड टीम, you have a good organization, you have good reputation. That is an advantage. When me as a developer I go to some other state, I'll have issues like doing licensing with the government. यहाँ पे हमारे पास licensing है, strong licensing है, जो हर ग्रुप का नहीं हो सकता है. In real estate and licensing go hand in hand. Yes. You need to have good licensing to get all the clearances done. There are a lot of clearances to be done. Right. So that is an advantage. और आप अगर अच्छा चीज बिल्ड कर रहे हो और अच्छे चीज डिलीवर कर रहे हो, देन पीपल विल लुक टुवर्ड्स योर प्रोजेक्ट. एंड यहाँ पर गुवाहाटी में आपको और दिल्ली, नोएडा, आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग, बट दिल्ली, नोएडा, इन सब में देयर आर लॉट ऑफ फ्रॉड स्कैमस्टर्स दैट हैव कम अप डूइंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स. इवन बिग कंपनीज फेल इन डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट्स. तो ये चीज यहाँ आसाम में नहीं है. यहाँ पे सारे डेवलपर चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, if they build a project, they complete the project, they deliver the project. यहाँ पे स्कैमस्टर वाला चीज नहीं है. तो एक कस्टमर परसेप्शन जो है towards developers is not that bad. I will not say very good, it's not that bad. Okay. So if you have good trust among customers, you'll be able to sell easily. Okay. Because there's demand. Super. Thank you so much for sharing that. Now we'll talk about the real estate in India. थोड़ा क्या आगे रियल एस्टेट सेक्टर भारत में आपको अपॉर्चुनिटीज दिखते हैं और क्या चैलेंजेस दिखते हैं, थोड़ा वो बताइए. अपॉर्चुनिटीज तो मैं पहले बात करूंगा. अपॉर्चुनिटीज में मुझे लगता है को लिविंग स्पेसेस, को वर्किंग स्टेशंस, को वर्किंग प्लेसेस, रेसिडेंशियल, आपको फ्यूचर बेस्ड रेसिडेंशियल यूनिट्स बनाने होंगे जहां पर आप लोगों को जो क्लब हाउस है उसमें आप स्पेस दे कि गेस्ट रूम्स दे, आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग फैसिलिटीज दे, हाई कनेक्टिविटी दे, वाईफाई कनेक्टिविटी दे, क्रिएटिव स्टूडियोज बनाइए आप अपने रेसिडेंशियल यूनिट्स में, वेयर स्टूडेंट्स, वेयर यूथ कैन कम इन एंड मेक वीडियोज, मेक एडिटिंग कैपेबिलिटीज. ई लाइब्रेरी बनाइए. मतलब आपको एक इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल सोसाइटी बनाना होगा. दैट इज अ फ्यूचर बेस्ड इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल सोसाइटी. वो एक रेसिडेंशियल एरिया में एक डिमांड आपका हमेशा रहेगा. नए प्रोजेक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है लोगों का. आज एज ग्रुप ऑफ 25 to 35, 40, they will be able to buy flat and make decision for the flat. पहले लोग 45 के ऊपर जाके ही एक फ्लैट बाइंग डिसीजन लेते थे या पेरेंट्स इन्वॉल्व करते थे लोग. पहले कुछ लास्ट 10 years पहले पेरेंट्स अपने बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते थे, हमें यहाँ फ्लैट लेना है. आज बच्चे जो 25 से 35 के बीच में, आई कॉल देम किड्स ओनली, जो अभी जस्ट अर्न कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अर्न करना, दे स्टार्ट अर्निंग एट द अर्लीयर स्टेज एंड दे गाइड देयर पेरेंट्स कि सर दैट हमें घर यहाँ खरीदना है. सो योर टारगेट मार्केट हैज चेंज्ड नाउ. योर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज नीड्स टू चेंज. यस. सो कोवर्किंग स्टेशन, को लिविंग स्पेसेस, ये सब आपको यही फ्यूचर है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए. आगे बढ़ेंगे. अगर रियल एस्टेट में किसी को सफल होना है तो आपके हिसाब से एक सक्सेस मंत्र रियल एस्टेट का क्या हो सकता है? किन 2-3 इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देनी चाहिए आने वाले अपकमिंग रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स? मेरे हिसाब से 4 पिलर्स है जो मैं 4 पिलर्स बोलता हूँ. ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, राइट, फर्स्ट पिलर. टीम is the second pillar. Yeah.
timely delivery is the third pillar. Superb. And fourth and upcoming is technology. Wow. You'll have to implement technology also. Okay. So 4 T's of getting success in real estate is trust, then team, then technology, and the fourth one is trust, team, technology, and transparency. I think you have said, right? Yes. Thank you so much for sharing such a wonderful thing. आगे बढ़ेंगे, मैं बात करना चाहूंगा आपके अगले 5 साल के फ्यूचर प्लान्स क्या है, गोल्स क्या, विजन क्या है, ताकि जो लोग आसाम से आपको देख रहे हैं उन लोग को पता चले कि आने वाले समय में आप क्या उनके लिए डिलीवर करने वाले हैं. थोड़ा वो शेयर कीजिए कि गुवाहाटी आसाम के लोगों को ये पता चले कि आगे आपका ग्रुप क्या लेकर आ रहा है. बेसिकली 2 डिवीजन करेंगे. एक नीड पूरा करने का, लोगों का घर चाहिए जिनको, उसके लिए नीड बेस्ड रेसिडेंशियल सोसाइटीज बनाए, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था अभी. बिल्कुल. फ्यूचर बेस्ड रेसिडेंशियल सोसाइटीज बट अफोर्डेबल, सो दैट इट डजंट हिट द पॉकेट मच. कम ईएमआई में उनको एक फ्लैट मिल जाए, वो एक नीड बेस्ड हो गया. एक हमारा कैटेगरी रहेगा इंस्पिरेशनल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, जो आपका लग्जरी सेगमेंट में होगा. मेड विलास जैसे एक हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमें करना है. इंस्पिरेशनल एवरी टारगेट ग्रुप के लिए सोसाइटी में वहाँ पे विलास बनाने हैं. अच्छा. जो नेक्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर्स जो है उनके लिए भी हो, जो एक हॉलीडे होम के हिसाब से ले रहे हैं उनके लिए भी हो, और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए अलग टाइप को. लेआउट इज डिफरेंट, एमिनिटीज आर डिफरेंट, बट इन वन इंटीग्रेटेड सोसाइटी. राइट. ये आपका आगे का प्लान है. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. अब मैं फाइनली आपसे ये पूछना चाहूंगा कि रियल एस्टेट की फील्ड में आजकल मार्केटिंग एजेंसीज और एजेंट्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है. अलग अलग सिटीज में अलग अलग डिमांड है, तो इन लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने से पहले किन चीजों पे ध्यान दें? अब प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के पहले मेरे हिसाब से एजेंट्स जो हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आप आज जैसे हम अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इट्स ऑल राइट, उसमें आप डायरेक्ट क्लाइंट को डील कर सकते हैं. लग्जरी प्रोजेक्ट आप करें, एजेंट्स प्ले अ बिग रोल बिकॉज दे गेट क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस एंड दे हैव अ गुड नेटवर्क. एंड उन लोग डिलीवर करते हैं आपको जो आप चार्ज कर रहे थे, डिलीवर एंड यू आर सेटिस्फाइड विद दैट. एजेंट्स के लिए मैं ये चाहूंगा कि अगर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड उनको देखना है, क्लाइंट भी प्रोजेक्ट रिलेटेड, तो दे शुड बेट ऑन द पर्सन, ऑन द मैनेजमेंट रादर देन ऑन द प्रोजेक्ट. आप प्रोजेक्ट क्या है उस पे नहीं जाइए, आपको कितना कमीशन दे रहा है उस पे नहीं जाए, आपको कितने परसेंटेज दे रहे हैं, 4%, 5%, 2%, जो भी दे रहे हैं उस पे नहीं जाए. यू बेट ऑन द मैनेजमेंट, ऑन द पीपल डूइंग देयर प्रोजेक्ट. एंड उनको ऐसे भी, अगर आप अच्छे ग्रुप का प्रोजेक्ट कर रहे हो, अच्छे टीम के साथ कर रहे हो, then you don't need to market or spend on marketing much, you'll get clients. अगर आप बोलोगे रॉयल ग्रुप का आपके पास में है या DLF का है, तो they know what this group stands for. and किसी टॉम डिक एंड हैरी का आप करोगे, you'll have to spend so much on marketing and your reputation is at stake. Right. So thank you so much. मतलब रियल एस्टेट में वो आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड हो गए. एक क्लाइंट के लिए कि कस्टमर इज अ किंग बट वी आर नॉट स्लेव्स. तो मैं अपनी टीम को ही बताता हूँ कि रियल एस्टेट में ये एक बहुत बड़ा रीजनिंग है आपके पीछे कि कस्टमर्स आपको हमेशा आफ्टर हैंड ओवर आपसे लेंगे, आप उनसे लेंगे ब्रोंज का प्राइस, वो चाहेंगे कि आप उनको डायमंड डिलीवर करें. सो वो चीज पॉसिबल नहीं होता है हमेशा. सो इवन द वी नीड टू बी कस्टमर सेंट्रिक बट कीपिंग दिस इन माइंड. सुपर. सो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर इतने अच्छे और प्रैक्टिकल तरीके से दिए सौरभ जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा आपकी एंटायर टीम का, मेरी एंटायर टीम मेंबर्स का, जिन्होंने इस इंटरव्यू को चैनलाइज किया. आपका सौरभ जी, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आंसर दिए ताकि हमारी ऑडियंस को रियल एस्टेट की प्रैक्टिकल चीजें पता चल सके. और दोस्तों, उससे भी पहले मैं एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट अब आपसे पूछना चाहूंगा, जो एक सवाल हमारा रह गया था कि ट्रेनिंग एंड कोचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का. सो जैसे हमारी पूरी एंटायर टीम काम कर रही है ट्रेनिंग एंड कोचिंग को और एम्पावर करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, ताकि ये 50 सीईओज के इंटरव्यू का प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोगों तक पहुंचा सके. और ट्रेनिंग एंड कोचिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है रियल एस्टेट में जो शायद एक टर्न अराउंड स्टोरी लिख सकता है. क्योंकि बाकी फील्ड में अगर आपको कंपनी शुरू करनी है, आपको एक आईटी कंपनी शुरू करनी है, आपको आईटी के एम्प्लॉय मिल जाएंगे. मान लीजिए BIT, कंप्यूटर साइंस. अगर आपको एक फाइनेंस फर्म शुरू करनी है, आपको BCom MCom सब लोग मिल जाएंगे. आपको एक हॉस्पिटल शुरू करना है, आपको अलग अलग डॉक्टर्स मिल जाएंगे. लेकिन आपको रियल एस्टेट कंपनी शुरू करनी है, आपको ट्रेन प्रोफेशनल नहीं मिल सकते.
सकते हैं। तो उस एक मिशन पे हमारी टीम काम करे कि आने वाले 10 साल में 1 लाख से ज्यादा रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को ट्रेन कर सके, कोच कर सके। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ट्रेनिंग एंड कोचिंग का आपके हिसाब से क्या रोल है, आपको क्या लगता है, थोड़ी वो एक ओपिनियन दीजिए। इट्स अ सेवियर फॉर अस। आप हमारे लिए एक ऐसा आशा की किरण लेकर आए हैं कि हमारे टीम को जो हम अपना टाइम इन्वॉल्व करके जो हम करना चाहते हैं वो हम शायद अपना ही एक्सपीरियंस या मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊंगा, लेकिन आप जैसे या कोई भी एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो रियल एस्टेट बेस्ड काम करे, मुझे इंडिया में नहीं मालूम कि और कोई, आज मुझे आपके बारे में मालूम पड़ा, आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट अर्लियर। सो वो ढूंढते हुए भी नहीं मिलता आपको, जैसे आप एम्प्लॉयज नहीं ढूंढ पाते वैसे कोचिंग सेंटर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन रियल एस्टेट आपको नहीं मिलता है। एंड when you get someone who will share experiences of so many entrepreneurs and so many firms, that will nourish my team and save more of our energy and time, and we could focus on more projects. It will be a win-win situation for all of us. It is very much required as on current date. It was a requirement of maybe last 10 years, but देर आए दुरुस्त आए। Yes. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी आपकी ओपिनियन ट्रेनिंग एंड कोचिंग के बारे में देने के लिए। तो एट द एंड बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका कीमती समय देने के लिए, आपकी पूरी टीम का कोऑर्डिनेशन के लिए, मेरी टीम का कोऑर्डिनेशन के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ एंड में शब्द कहना चाहते हैं तो।